अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेफिनेशंस का हाफ सीपीसी सेक्शन 2 में सेक्शन 2 क्लॉज 3 टू 10 हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 11 टू 20। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लॉज 11 से सेक्शन 2 की, जो कि है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 2 क्लॉज 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें डायरेक्ट को पढ़ेंगे तो बेयर रीडिंग में लिखा हुआ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, पहली बात वो कर रहा है कि लॉ के अंदर कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात है रिप्रेजेंट करने वाला बंदा द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन। अब यहाँ पे स्टेट कहते हैं जायदाद को, जो कि एक मतूफी छोड़ के गया, मतूफी जो बंदा फोत हो गया। ठीक है, अब उसकी जायदाद को जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसका बेटा भी हो सकता है, उसकी औलाद में से कोई, या उसका भतीजा, भाई, कोई भी जो उसकी जायदाद को रिप्रेजेंट कर रहा है बंदा। ठीक है, वो इसमें कोई भी बंदा हो सकता है, मतलब अगर कोई पब्लिक ऑफिसर उसकी जायदाद को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो भी इसमें शामिल होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कैरेक्टर में। अच्छा, आगे वो कहता है and includes any person who intermeddles with the state of the deceased। ठीक है, intermeddles। अगली बात वो जो कह रहा है वो कहता है कि कोई बंदा जो इंटरमेडल्स कर रहा है। इंटरमेडल्स का मतलब आप कर रहे हैं कि जैसे कोई बंदा केयर टेक कर रहा है किसी की प्रॉपर्टी को, जैसे कोई गार्डियन होता है, तो जो गार्डियन का जो कैरेक्टर है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो स्टेट है डिसीज की, उसको केयर टेक कर रहा था, तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कैरेक्टर में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है where a party sues or is sued in a representative character। ठीक है, कोई पार्टी दावा कर रही है या उसके खिलाफ दावा हुआ है तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में काम करेगा वो बंदा, जो कि उस बंदे जो बंदा फोत हो गया है। ठीक है, उसने कोई दावा दायर किया था मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो आगे अब उस दावे को चला रहे हैं उसके बच्चे। ठीक है, उसकी औलाद उस दावे को चला रही है। ठीक है, उसकी बीवी चला रही है, तो वो जो होगा बंदा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कैरेक्टर में काम कर रहा है डिसीज पर्सन के। उसके बाद जो बात आती है वो कहता है the person on whom the state devolves on the death of the party so suing or sued। ठीक है, इसी बात को मिला के वो कहता है कि ऐसा बंदा जिसपे डिवॉल्व करती थी ये बात। ठीक है, डिवॉल्व था वो बंदा कि जब इस डिसीज पर्सन की डेथ हुई तो उसके बाद जिसके हाथ में ये राइट आ गया कि वो इस केस को, इस दावे को चला सकता है, मतलब कि दावा दायर कर सकता है या दावे के मुखालफत कर सकता है, तो वो बंदा जो होगा वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। अब ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एक तो ये सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर सीपीसी में है, और एक इसको बताया गया है सेक्शन 50 सीपीसी में। सेक्शन 50 सीपीसी में इसको डिटेल में बताया गया है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, तो फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे कि सेक्शन 50 इसके बारे में क्या कहता है। नेक्स्ट आ जाता है, थोड़ा मैं इरेज कर लूं। हाँ जी, नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 2 क्लॉज 12 मीन्स प्रॉफिट्स। इनको मीन्स प्रॉफिट्स भी कहते हैं, इनको मैसले प्रॉफिट्स भी कहते हैं। आप जो भी वर्ड बोले सही है, मीन्स प्रॉफिट भी कह सकते हैं और मैसले प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। अब इसको भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत से बच्चों को नहीं समझ आती कि मीन्स प्रॉफिट क्या होती है। वो कहते हैं कि जी मीन्स प्रॉफिट्स है जो of property means those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession। अब कहते हैं कि मीन्स प्रॉफिट का मतलब है कि एक बंदा wrongful possession में था। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी उसकी अपनी नहीं थी, रिसीव्ड प्रॉफिट्स। ठीक है, एक बंदा रॉन्गफुल पोजेशन में, वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें से प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, और या फिर ऐसा बंदा
जो कि प्रॉफिट भी ले रहा है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो प्रॉफिट हासिल करेगा वो बंदा, उसको हम कहेंगे मीन्स प्रॉफिट्स, ठीक है। लेकिन एक बार वो इसमें थोड़ी एक्सेप्शन दे रहा है। एक्सेप्शन कहां पे आगे वो देता है, वो कहता है कि अगर एंड की लाइन अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगी कि वो कहता है कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स विच रिसीव्ड ड्यू टू इंप्रूवमेंट। किसकी इंप्रूवमेंट? रिसीव्ड ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। कि इंप्रूवमेंट करने के लिए उस प्रॉपर्टी के अंदर जो उसने प्रॉफिट्स हासिल किए हैं उस बंदे ने, जो कि रॉन्गफुल पोजीशन में बैठा हुआ है। ये बात गलत है कि वो रॉन्गफुल फुल पोजीशन में है, लेकिन फिर भी उसने प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं, तो उसके लिए जो उसने प्रॉफिट्स हासिल किए हैं उनको हम मींस प्रॉफिट्स नहीं कहेंगे। ये इस सेक्शन की एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा दावा करता है जाके दायर, वो असल मालिक है प्रॉपर्टी का, ठीक है। वो कहता है कि जी जनाब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, ठीक है। अब ग्रोइंग क्रॉप्स है, ठीक है। वो जमीन थी बंजर, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता था, बंजर जमीन थी। उस बंदे ने क्या किया, जो रॉन्गफुल पोजीशन में बैठा था, उसने उसे जरखेज किया, उस जमीन के ऊपर अपना पैसा लगाया, उसको जरखेज किया, उसके अंदर अनाज उगाया, और उस अनाज से जो उसको प्रॉफिट हासिल हुई है वो मीन्स प्रॉफिट नहीं होगी, क्योंकि जब उसने कब्जा किया था वो जमीन बंजर थी। लेकिन बाद में उसने जो उसे जरखेज किया, तो दूसरा जो बंदा दावा कर रहा है, जो मालिक है, वो ये नहीं कह सकता कि जनाब ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो जाहिर है इसमें जो सारा अनाज उगाया है, जो उसकी प्रॉफिट्स आई है वो मेरी होंगी, नहीं। क्योंकि बंजर जमीन को उसने जरखेज किया है, तो उसमें जो भी प्रॉफिट आएगी वो उस बंदे की होगी जो रॉन्गफुल पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो आगे कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 13। सेक्शन 2 क्लॉज 13 है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी अब क्या है? मूवेबल का तो आपको पता है कि एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ले जाना, उसको कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन वो कहता है कि इसमें एक बात उसने क्लियर की है कि जो बंदे को कोई कंफ्यूजन न रह जाए कि ग्रोइंग क्रॉप्स होती है, ठीक है। जो ग्रोइंग क्रॉप्स है उनको कटाई करके एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होगी। बस इसमें इसने कंफ्यूजन को दूर किया है कि कोई ये ना समझे कि ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो इमूवेबल है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर क्या होता है जी। अब वैसे तो यहाँ पे हम डेफिनेशन की हद तक इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि जी ऑर्डर मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट ए डिग्री। अब मैंने आपको पहले भी फॉर्मल एक्सप्रेशन के बारे में बताया था डिग्री का, जब मैंने लेक्चर दिया था, कि जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है ना, वो किसी भी कोर्ट की रिकॉर्ड किए हुए सारे के सारे दावे के बारे में, जो मुद्दा न्याय देता है रिकॉर्ड्स, जो मुद्दई देता है मतलब दावे में कोई भी एविडेंस वगैरह कोई दस्तावेजात देता है, तो उन सब को जो हम कहेंगे वो रिकॉर्डेशन जितनी भी होंगी उनको कहेंगे फॉर्मल एक्सप्रेशन। उन रिकॉर्ड्स को देखते हुए अदालत जो फैसला देती है, जिस रूलिंग पे पहुंचती है, जिस डिसीजन पे पहुंचती है, वो होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि विच इज नॉट ए डिग्री। लेकिन एक बात उसने वाजा कर दी कि जो ऑर्डर होता है ना वो डिग्री नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर को हम डिग्री नहीं कहेंगे, डिग्री एक अलग चीज है, ठीक है। डिग्री जो होती है वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे जाके दी जाती है, जबकि जो ऑर्डर होता है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे जो प्रोसीडिंग चल रही होती है उसके दौरान दिया जाता है, उसको ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और ऑर्डर को डिग्री नहीं कहेंगे, ये डिग्री से बहुत चेंज है। इसमें इसकी छोटी सी बात की है और डिग्री का हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा है जो कि बहुत डिटेल में था, इसलिए यहाँ से ही वाज़ेह फर्क नजर आता है कि जो डिग्री है वो काफी एक्सटेंडेड है। अच्छा जी, उसके बाद वो 2:15 में क्या कहता है, सेक्शन 2 क्लॉज 15 है प्लीडर। जबकि पहले मैंने आपको गवर्नमेंट प्लीडर के बारे में पढ़ाया था, अब हम पढ़ेंगे प्लीडर क्या होता है, प्लीडर किसे कहते हैं। हाँ जी, वेयर में वो कहते हैं प्लीडर मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर एन अदर इन कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, वकील एंड एन अटॉर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है। वो कहता है कि जी ऐसा बंदा होता है प्लीडर जो कि अपीयर होता है कोर्ट में, जैसे कि हम हैं वकील साहब, और जो कि प्लीड करता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ एनदर। मतलब हम अपने क्लाइंट के बिहाफ में कोर्ट में जाके आर्गुमेंट्स करते हैं। प्लीडिंग का मतलब होता है कि हम दावा फाइल कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं और एविडेंसेस वगैरह दे रहे हैं किसी दूसरे मतलब अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, तो वो प्लीड करना होगा। और हम क्या है, वकील हैं, अटॉर्नी हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी एडवोकेट, ठीक है। तो ये जो सारी टर्म्स हैं ये प्लीडर के बारे में कही जाएंगी कि ये प्लीडर होता है, ठीक है। अब आपको आज एक नई बात पता चली कि एडवोकेट को प्लीडर भी कहेंगे, ठीक है। आगे आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 16। वो कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड।
प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड क्या है? मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। हाँ जी, कोड की लैंग्वेज कह रही है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब होता है डिक्टेट, ठीक है, कि जो रूल्स जो है वो कह रहा है कि जो सीपीसी के अंदर डिक्टेट कर दिए गए हैं ना, जैसे ऑर्डर फलाना रूल ये वो हम पढ़ते हैं सीपीसी के अंदर, इंशाल्लाह फर्दर हम जैसे जैसे इसके लेक्चर्स गुजरते जाएंगे आगे ऑर्डर्स का भी पूरा पार्ट पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ठीक है। आगे वो कहता है कि जी बहुत ही बड़ा आगे आ गया हमारा सेक्शन जो कि है पब्लिक ऑफिसर के बारे में, ठीक है। इसके बारे में मैं जरा आपको समझाती हूँ, लेक्चर थोड़ा इसकी वजह से लेंथी हो जाएगा लेकिन फिर भी ये डेफिनेशन क्लॉज में आता है तो इसको समझना पड़ेगा। हाँ जी, वो कहता है कि जी पब्लिक ऑफिसर कौन होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ सीपीसी, पब्लिक पब्लिक ऑफिसर, सॉरी। अब जो पब्लिक ऑफिसर है उसके बारे में उसने ए टू एच जो है वो बातें बताई हैं कि जी ये जो बंदा है ना ये पब्लिक ऑफिसर होगा, ठीक है। वो क्या कहता है? पब्लिक ऑफिसर मींस ए पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, नेमली एवरी जज। नंबर 1 में वो कहता है कि हर जो जज है ना वो है पब्लिक ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एवरी मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सिविल सर्विस के अंदर जो बंदा है ना, जैसे सीएसएस करके कोई बंदा ऑफिसर बन गया, पीएमएस करके बन गया, ठीक है, ये सिविल सर्विस में चले गए हैं तो इनको क्या कहेंगे? पब्लिक ऑफिसर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है नंबर सी पे एवरी कमीशन और गजेटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, ठीक है। कमीशन, अभी इस बात पे आपने गौर करना है, कमीशन और गजेटेड ऑफिसर हैं जो, दूसरे नहीं। ऑफिसर ऑफ मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी के अंदर, मतलब आर्मी में जो बंदे हैं ना, ठीक है, कमीशन है, ठीक है, जैसे कमीशन कमांडर, फलाना कमांडर, गजेटेड ऑफिसर, जितने भी आर्मी के होंगे उनको हम क्या करेंगे? पब्लिक ऑफिसर है। उसके बाद नंबर डी पे वो कहता है जनाब every officer of a court of justice whose duty it is as such officer to investigate to or report on any matter of law or fact or to make, authenticate or keep any document or to take charge or dispose of any property or to execute any judicial process or to administer any oath or to interpret or to preserve order in the court and every person especially authorized by a court of justice to perform any of such duties। अब सब सोच में पड़ गए होंगे कि इतनी लंबी तहरीर लिख दी, इतनी लंबी स्टेटमेंट दे दी, पता नहीं कौन सा बंदा है ये है जनाब मैजिस्ट्रेट। ये मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है कि ये बंदा इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, जुडिशियल डिसीजंस दे सकता है, ठीक है। तो इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो भी काम दिया जाएगा ये मैजिस्ट्रेट का काम है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एवरी पर्सन, नंबर ई पे वो कहते हैं एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, ठीक है। कोई भी बंदा जैसे कि पुलिस ऑफिसर है, कैद कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है किसी बंदे को, ठीक है। इस तरह का हर बंदा जो होगा जो अरेस्ट करने की, कन्फाइन करने की कैपेसिटी रखता है उसको हम पब्लिक ऑफिसर कहेंगे। हाँ जी, इसके बाद आप आ जाएं नंबर एफ पे। एफ पे अगर बेयर रीडिंग को पढ़ा जाए तो वो कहता है every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice or to protect the public health, safety or convenience। ये कौन है आपको खुद ही पता है, पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स जितने भी होंगे, कोई कांस्टेबल है, कोई एसएचओ है, कोई मतलब जो भी बंदा है पुलिस में, ठीक है, जिसकी ये ड्यूटी है कि उसने पब्लिक सेफ्टी को रखना है, ठीक है, प्रोटेक्शन करनी है पब्लिक की, ठीक है, ऑफेंसेस को रोकथाम करनी है, प्रिवेंट करना है, तो वो जो बंदा होगा वो भी पब्लिक ऑफिसर होगा, ठीक है। उसके बाद जी पे आ जाते हैं। जी पे वो कहते हैं एवरी ऑफिसर whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government and, ठीक है। इसमें जी आ जाता है आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स जितने भी होंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ठीक है। उसके अलावा इसमें आ जाते हैं आपके टैक्स ऑफिसर्स, ठीक है, मतलब रेवेन्यू से मुराद आपके जो तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, गदावर हैं, ठीक है, रेवेन्यू के बड़े ऑफिसर हैं, टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, इसी वगैरह एक्साइज डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है नंबर एच सबसे एंड में वो कहता है एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और remunerated by fees or commission for the performance of any public duty,
ठीक है, किसी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट जिन बंदों को कमीशन देती है, फीस देती है, कोई पेमेंट देती है, कुछ टाइम के लिए उसने गवर्नमेंट ने इनको हायर किया होगा। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि कोई जॉब आई है गवर्नमेंट की, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इतने से इतने अरसे के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए कुछ बंदे को लमसम पेमेंट्स के लिए ऊपर या वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर गवर्नमेंट हायर करती है, तो इस तरह के बंदे को भी हम पब्लिक ऑफिसर कहेंगे जब तक वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब सेक्शन 2 क्लॉज 18 के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 18 वो कहती है रूल्स। रूल्स क्या है, जैसे कि आप सीपीसी में जानते हैं कि ऑर्डर से रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, रूल्स मींस द रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीपीसी। सीपीसी ठीक है, इसमें रूल्स दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में, आपको पता ही है ऑर्डर के साथ। और उसके अलावा वो कहता है सेक्शन 122 ऑफ सीपीसी। ठीक है, सेक्शन 122 आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जनाब सेक्शन 125। अब इसने यहाँ लिख तो दिया सेक्शन 125, लेकिन फर्दर अगर हम पढ़े तो ये जो सेक्शन है ये ओमिट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जो जो बातें बताई गई हैं वो सब क्या है, रूल्स है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है सेक्शन 19, जरा गौर से आपने देखना है, सेक्शन 19 में थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की गई है। ठीक है, आगे आप जरा देखिएगा सेक्शन 19 के अंदर वो कहता है, सॉरी 2 क्लॉज 19 के अंदर शेयर इन ए कॉर्पोरेशन। शेयर इन ए कॉर्पोरेशन का वर्ड जहां भी आएगा ये आपने समझ लेना है कि इसके अंदर जो बातें आई हैं वो ये ही हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है शेयर इन ए कॉर्पोरेशन का मतलब होता है शेयर बी डीम्ड टू इंक्लूड। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, स्टॉक, स्टॉक डिबेंचर, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। ठीक है, इसके अंदर एक तो वो कहता है स्टॉक, ठीक है, एक होगा डिबेंचर स्टॉक, स्टॉक, एक इसमें शामिल होगा डिबेंचर्स और एक इसमें शामिल होगा बॉन्ड्स। ठीक है, शेयर्स इन कॉर्पोरेशन में ये चार चीजें शामिल होंगी। अब इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक क्या होगा। स्टॉक का मतलब होता है किसी भी कंपनी में ओनरशिप के जो शेयर होते हैं। ठीक है, कि इसमें ओनर्स कौन कौन है, ठीक है, उनको हम कहेंगे स्टॉक। अगली बात आती है डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर स्टॉक क्या होगा, फिक्स्ड पेमेंट। ठीक है, जिन बंदों की फिक्स्ड पेमेंट होगी, ठीक है, वो शामिल होंगे डिबेंचर स्टॉक के अंदर, उनको वो है डिबेंचर स्टॉक। उसके बाद डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स होती है सिक्योरिटी फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट कंपनी से जो सिक्योरिटी होती है उसको डिबेंचर्स कहते हैं, और पब्लिक कंपनी से जो सिक्योरिटी होती है उसको बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई कि शेयर इन कॉर्पोरेशन में जब भी ये बात आएगी तो आपने ये बात समझ लेनी है कि स्टॉक का वर्ड कहीं आ रहा है तो ओनरशिप शेयर है, डिबेंचर स्टॉक आ रहा है तो फिक्स पेमेंट के ऊपर जो बंदा है, डिबेंचर्स आ रहे हैं तो कोई भी सिक्योरिटी जो उसको मिलेगी प्राइवेट कंपनी से उसको डिबेंचर देंगे, और कोई भी सिक्योरिटी जो पब्लिक कंपनी से मिलेगी उसको बॉन्ड्स करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपको समझ आ जाए, अब आपके इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपके दिमाग में डालना। आगे हम इसका लास्ट जो है डेफिनेशंस का जो सेक्शन है वो पढ़ेंगे, वो है सेक्शन 2 क्लॉज 20 साइंड। साइंड का क्या मीनिंग है, वो कहते हैं सेव इन द केस ऑफ ए जजमेंट और डिग्री इंक्लूड स्टैंड। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी जजमेंट या डिग्री कोई जज साइन करता है, देखा होगा अक्सर आपने। ठीक है, और उसके ऊपर एक स्टैंप भी लगी होती है कोर्ट की। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें कंप्लीट होंगी किसी भी जजमेंट या डिग्री के ऊपर, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये साइंड है। ठीक है, जज साहब ने इसको साइन किया है और ये कोर्ट की जजमेंट और डिग्री बन चुकी है। और कोई भी जजमेंट या डिग्री जब साइन नहीं होगी तो उसको जो है वो प्रॉपर डिग्री या जजमेंट नहीं माना जाएगा, और ना ही उसको किसी जज से इशू की हुई डिग्री या जजमेंट माना जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।